हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो इंसेक्ट है उनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मधुमक्खी या एपिस इंडिका। ठीक है, 304 केजी जो है शहद देती है और मधु तैयार किया जाता है। औसत ऋतु में मधु काम में आता है। ऐसे अंडिका को भारतीय मोना भी कहते हैं। फिर मधुमक्खी के कृत्रिम पालन को बी कीपिंग या मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहते हैं। फिर देखिए एपिस डोर्साटा सारंगी मधुमक्खी 15.40 केजी शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खियों द्वारा मोम का उपयोग पॉलिश हेयर लगाने में किया जाता है। इसे बीवेक्स कहते हैं। फिर देखो अपरिष्कृत रेशम रोज शाक बॉम्बिक्स मोरा रेशम कीट कोकून तैयार किया जाता है। फिर देखे बल्बोबेरी सिल्क मोथ टसर रेशम कीट जो है एंथ्रिया पेपिया मूंगा रेशम कीट जो है एंथ्रिया असमानसिस देवमूंगा रेशम कीट जो है हायोपेलिया रिलीजियस से प्राप्त होता है। ओक रेशम कीट जो है एंथ्रिया पेनी से प्राप्त होता है। और एरी रेशम कीट जो है प्लोसामिया सीनिया से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर देखें जो रेशम कीट पालन उद्योग को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, लाख का बोले टिकाडिया लेका लाख कीट कहते हैं। जंग कैक्टस पर रहने वाले कुछ विशल्क कीट से। ठीक है, फिर देखो कोकिनील और नामक रंग प्राप्त किए जाते हैं। फिर देखिए चिकित्सीय उत्पाद देखे कीटों से कुछ औषधियां प्राप्त की जाती है, जैसे गिरस्टर भूंगों में केथराइडीन जो है सहायक कीट देखे ब्लिस्टर बिटर्स। फिर देखे परागण में सहायक 80% मृग तितलियां मधुमक्खी। अब मार्जक उदाहरण गैगट्स गोबर मर्ग ब्लोफ्लाई लिपिस्मा। फिर देखे घरेलू मिट्टी पिस्सू फिर चट्टे एक्सेट्रा भोजन के लिए उपयुक्त कीट मेंढक के छिपकलिए सांप है आदि। फिर देखो औषधि कीट बॉम्बिक्स मोराई मधु एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक के घाव पर लगाया जाता है। कोकून से निकाले गए निष्कर्ष में मासिक चक्र के अति स्त्राव की नियंत्रित किया जाता है। अतिसार डायरिया का इलाज। ठीक है, फिर देखें कीटों द्वारा फैलाई जाने वाली रोग देखो, जैसे कि एनाफिलीज मच्छर मादा जो है वो मलेरिया कोज करती है और जिसका होस्ट है वो ह्यूमन है और उत्पादक जीव जो है प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोआ है। फिर देखिए एड्स इजिप्टी ये जो रोग करती है वो करती है पित्त या डेंगू ज्वर करती है और जिसका जो प्रकोसी है वो क्या है, मानव है। उत्पादक जीव जो है इसका क्या है, विषाणु है। फिर देखो कुलेक्स मोस्किटो हाथीपाव रोग करती है ये, और ये इसका जो परपोसी है वो कौन है, हमारा मानव है। उत्पादक जीव है वाउचेरिया प्रोटोजोआ है। ठीक है, ग्लेसिना कल्पालिस निद्रा रोग करती है ये, इसका परपोसी है जो मानव है। और जो उत्पादक जीव है वो है ट्रिप्नोसोमा लेशमानिया डेवनोंटा प्रोटोजोआ। फिर देखो फिलोबोटमस काला आजार करता है ये, और परपोषी जो है ये मानव है इसका। और जो उत्पादक जीव है लेशमानियडा। फिर देखो मस्का अतिसार रोग उत्पन्न करती है, जो प्रकोसी है इसका मानव है। उत्पादक जो है जियार्डिया इंटेस्टिना। फिर देखो भंडारित अनाज के नाशक कीट चावल का घुन देखो सिटोफिलस ओराइजी लघु धान्य पौधक। फिर एक घान सलाद आटे का भंग ये करते हैं ट्राइबोलियम एसिटानियम। ठीक है, फिर देखिए प्रोटोजोआ का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखें तो लाभदायक प्रोटोजोआ प्लैंक्टोनिक प्रोटोजोआ पलवकी प्रोटोजोआ समुद्री पलवक के रूप में तैरते हुए प्रोटोजोआ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य मछली व अन्य जंतुओं के लिए भोजन आपूर्ति के स्रोत है। फिर देखिए सहजीवी प्रोटोजोआ सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ कई आंतरिक फ्लैजिलेट प्राणी ट्राइकोमोनास पोलिनिम्फा जो दीमकों एवं उड्रेक्स में पाए जाते हैं, ये सेलुलोज में पाचन में मदद करते हैं। फिर स्वास्थ्य में सहायक होलोजोइक प्रोटोजोआ प्राणी प्राणी संभाजी। देखो महासागरीय पंख तथा प्रोटोजोआ जीवाश्म फ्रोमेंजिफेरा रेडियोलेरिया हेविजोआ एक कंकाल समूह की तल्ली में बैठ जाते हैं। कंकाल सिलिका प्लस कार्बोनेट के बने। फिर देखें मोलस्का का आर्थिक महत्व देखें हम। लाभदायक मोलस्का एम्फीन्यूरा वर्ग के कार्टिनों को भोजन में खाया जाता है, जिसे समुद्री गो मांस के नाम से भी जाना जाता है। गैस्ट्रोपोडा वर्ग के जंतु प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा तथा दूसरे असंख्य परभक्षियों जैसे मछलियों पक्षियों व स्तनधारियों द्वारा खाए जाते हैं। हेलिक्स कोमेटिया दक्षिण भारत के देशों में खाए यही नहीं जाता बल्कि उत्तरी अमेरिका को निर्यात करने के लिए भी पाया जाता है। फिर देखो हेरिटोइस पाइला का बड़ा पाद लिम दक्षिण भारत में एक सामान्य भोज्य पदार्थ है।
पेलियोपोडिया वर्ग के जंतुओं का मांस मनुष्य के लिए अत्यंत स्वादिष्ट एवं पोषण भोज्य होता है। ओयस्टर स्कल्प समुद्री सीपियों सीपों को मनुष्य द्वारा भोज्य के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फिर अब आगे देखें हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर देखते हैं। देखो जो हाउस होल्ड है, एक है इंडस्ट्रियल के अंदर यूज होते हैं, एक होता है एसटीपी, एक होता है बायोगैस, एक होता है बायो कंट्रोल एजेंट, एक होता है बायोफर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले देखें हम हाउस होल्ड के अंदर कर्ड फॉर्मेशन के अंदर जैसे कि लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देखिए ये वार्म मिल्क कर्ड को जो है इनोकुलम। फिर देखिए कर्ड B12 प्रिसिपिटेशन ऑफ मिल्क का क्या है, कैसी बॉटल बनती है। फिर देखो चीज, जैसे कि क्या है, हमारी स्विस चीज है, जो की चीज, प्रोपियोनियोबैक्टीरियम, शारमिनी, फिर पेनिसिलिन, रोकी 40। जैसे CO2 है, फोर्स करती है क्वालिटी ऑफ चीज, जैसे कि फोर्स है, सोलनेंस है, एस्टो कंटेंट है, डोसा एंड इडली फर्मेंटेड विद बैक्टीरिया। किसके फर्मेंटेड विद बैक्टीरिया? तो CO2 कॉफी अपीयरेंस आती है। फिर देखो योगर्ट के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस सिस्टम, तो फोकस होते हैं। ड्रिंक के अंदर टेडी। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद में आ जाता है हमारा कौन सा, योगर्ट। योगर्ट के अंदर कहता है लैक्टोबैसिलस सिस्टम का फोकस होता है। ड्रिंक जो टेडी, साउथ इंडिया, मोनोकोट प्लांट, सेप ऑफ प्लांट है, फर्मेंटेड विद यीस्ट। फिर देखिए ब्रेड फर्मेंटेड होता है ब्रेकर्स यीस्ट, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ये CO2। फिर देखो फर्मेंटेशन सोयाबीन, फिश, बॉम्बे, टोटू, सोफू, टेम्पलेट। फिर देखे माइक्रोब्स जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं वो देखिए हम, जैसे कि एल्कोहल है, बेयर्स ईस्ट, फर्मेंटेशन, सेकेरेमाइसिस, सेरेवेसी। नॉन इंडस्ट्रियल के अंदर नॉन डिस्टल होते हैं फर्मेंटेशन के अंदर, और डिस्टल्ड होता है। देखो फर्मेंटिस सीरियल्स फर्मेंटेशन जो इथेनॉल नेचुरल। फिर देखो वाइन से, बियर से, वोडका है, विस्की है, ब्रांडी है, चैंपल चैंपाजिन से, स्कॉच है, रम है। फिर देखो इनवर्टिब्रेट मैक्सिमम एल्कोहल जो कितना होता है 13% होता है। फिर देखिए एंटीबायोटिक होता है। देखो अगेंस्ट लाइफ ऑफ बैक्टीरिया के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या है, सेरेंडिपिटी बायो चॉन्स बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस। फिर देखो नेक्स्ट डे ऑल बैक्टीरिया को गए डाइज्ड अनवॉल्व्ड पेट्रिटिस एनालिसिस एंटीबायोटिक फॉर्म फंजाई पेनिसिलम नोटेटम एस्कोमाइसिटीज ये फर्स्ट पेनिसिलम। देखो मोस्टली एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। कैसे होते हैं बैक्टीरिया से? होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरोफेनिकोल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक अगेंस्ट फ्लोरे। 1945 के अंदर क्या हुआ था, इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, फिर देखें हम एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स केमिकल्स। देखिए ऑर्गेनिक एसिड देखते हैं, एज पर जीनस नाइगर, फर्मेंटेशन सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिडिक एसिड,
क्लोस्ट्रीडियम बोटाइडियम बुटाइलिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एंड देन देखिए लाइपेज रिमूव करता है लिपिड एसिड और ऑयल स्टेरस, फर्मेंटेशन जैसे कि कैंडिया जियोट्रोपिकम। फिर देखिए बाद के अंदर जो हमारा सेकंड है प्रोटीज और प्रोटी बैक्टीरियस क्लिनिफाइंग एजेंट्स है, जैसे कि एफ एस्परजिलस और बैक्टीरिया जो है फंजाई है, एस्परजिलस बैक्टीरिया क्या हमारा बेसिलस है, तो फंजाई बैक्टीरिया जो है एस्परजिलस। फिर देखिए हमारा आ जाता है कौन सा, स्टेटिन, स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। फर्मेंटस मोनोस्कस परप्यूरियस एंजाइम दैट इनहिबिट एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड फर्मेंटेशन। देखो इम्यूनोसप्रेसेंस ड्रग साइक्लोस्पाइरुलिन फर्मेंटेशन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मिन क्लोट बजलस्टर स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, फिर देखो स्वेज ट्रीटमेंट प्लान एसटीपी। ठीक है, स्वेज ट्रीटमेंट प्लान जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वेस्ट जो ह्यूमन एक्सक्रीटा सीवेज है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि पैथोजन है, ट्रीटमेंट एसटीपी स्वेज ट्रीटमेंट प्लान, जैसे हेटेरोट्रॉपिक है माइक्रोब्स नेचुरली इन सीवेज। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है फिजिकल रिमूव ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, सिक्वेंशियल फर्मेंटेशन और सेडिमेंटेशन एंड ग्रिल रिमूवल, सॉइल है पेपर से। फिर देखो प्राइमरी इक्विवेलेंट और स्लजस। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, फ्लक्सस लार्ज मासेस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक प्लस पैथो फंगल पैथोजन एरिएशन प्लांट है, कंज्यूम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी रिड्यूस करता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को। फिर देखो बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंटी एंटी ऑफ रिक्वायर्ड बाय एरोबिक माइक्रोब्स टू रिमूव organic impurity from litter of H2O, polluted H2O, biodiversity, biological और ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हो जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। फिर देखिए बाद के अंदर देखें क्लीन क्लीन H2 है तो उसके अंदर बीओडी कम होगा, डिस्टिल ऑक्सीजन जो है डिस्टिल ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन तो बीओडी इन इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है प्यूरिटी ऑफ वाटर, बीओडी रिड्यूस हो जाता है ट्रांसफर ऑफ सेटिंग टैंक, जैसे कि सेकंड इफ्लक्स H2O बॉडी कॉमन कंजप्शन है। टर्सरी ट्रीटमेंट देखो फ्लक्स ऑफ बैक्टीरिया फंजाई सेटल डाउन हो जाते हैं, एक्टिवेटेड सीवेजेस इनेकोलम है, जैसे कि एनाएरोबिक स्लजस डाइजेस्टर हेमापेट कम बायोगैसेस। फिर देखिए जो सेकेंडरी प्लॉट है H2O बॉडी है, ह्यूमन कंजप्शन है, टर्सरी ट्रीटमेंट है, 5। फिर फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट में देखें क्वेश्चन, देखिए हम क्वेश्चन देखें इसके। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, कौन सा है, तो वो हो जाता है हमारा बियर हो जाता है। फिर है कैनोट फिक्स नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन नहीं करता है इसके अंदर से, तो हमारा ऑस्ट्रेटोरिया नहीं करता है, जबकि एजोडक्टर करती है, नवीना भी करती है, नोस्टॉक भी करती है और वोल्वेक्स भी करती है। ठीक है, तो ये मैंने आंसर गलत दिया है, इसका जो है ए सॉरी क्या होगा इसके अंदर डी, डी जी जी बी के अंदर क्या है, एक सेकंड दोबारा देखते हैं। देखिए इसके अंदर हमको बोला गया है सबसे पहले तो नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेजेस का एग्जांपल एग्जांपल है, तो वो है हमारा कौन सा, हमारा एग्जांपल है इसके अंदर जो बियर्स है वो है। फिर है नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन नहीं करता इसके अंदर से, ठीक है, तो हमारा सिर्फ बोलवर्क्स नहीं करता, जबकि एजोडक्टर करता है, नवीना भी करता है, नोस्टॉक भी करता है, ऑस्ट्रेटेरिया भी ये करता है। ठीक है, फिर है स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। देखो जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ना वो प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करता है, वो किसके लिए यूज होता है, वो हो जाता है क्लॉट्स ब्लड वेसल्स, रिमूव क्लॉट्स ब्लड वेसल्स से क्या होता है, क्लॉट्स रिमूव करने में काम आता है। नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब हाउसहोल्ड प्रोडक्ट के अंदर कौन सा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो है हमारा एस्परजिलस नाइगर है, और सेक्रोमाइसिस सेरेगेसी है, ये यूज नहीं होता है हाउस होल्ड के अंदर। ठीक है, जबकि लैक्टोबैसिलस यूज होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरेलम भी यूज होता है, और प्रोपियो प्रोपियोनी बैक्टीरियम बैक्टीरियम भी यूज होता है, सिर्फ दो यूज नहीं होते, एक एस्परजिलस नाइगर एक सेक्रोमाइसिस सेरेगेसी, जबकि लैक्टोबैसिलस ट्राइकोडर्मा भी यूज होता है और प्रोपियो
प्रोपियोबैक्टीरियम भी यूज होता है, ठीक है। फिर देखिए इसमें से हमको मैच करना है इनमें से, ठीक है। तो इनमें इसका देखो जो स्ट्रेप्टोकोकस है ना, वो क्या आएगा, क्लोट ब्लस्टर बस्टर है। और बी का क्या है, थर्ड ट्राइकोडर्मा कोलिस्पोरम जो है, साइक्लोस्पोरिन है, ठीक है। और मोनोसेकेरस परफ्यूरियस जो है वो है हमारा स्टेटिन है। एस्परजिलस नाइगर जो है सिट्रिक एसिड निकालता है। फिर देखो हमको स्टेटमेंट बता देंगे, एंटीबायोटिक आर केमिकल, एंटीबायोटिक जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स, जो कि क्या होते हैं, माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं और किल कर देते हैं अदर माइक्रोब्स को, ठीक है। एंटीबायोटिक आर केमिकल फॉर्म बाय इन बॉडी दैट इलिमिनेट माइक्रोब्स, मतलब इसमें ये बोला गया है कि एंटीबॉडी है और केमिकल है जो कि बॉडी के अंदर बनता है और जो इलिमिनेट कर देता है माइक्रोब्स को। तो इसके ना मतलब क्या है, इसके अंदर दोनों ही स्टेटमेंट इसके थ्रू हो जाते हैं। फिर देखें जो सेवन देखे हम, सेवन के अंदर क्या है, थर्ड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटी बुटाइलिकम, वो क्या है हमारा क्या करती है, बुटाइलिक एसिड निकालती है। और सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी जो है वो हमारा इथेनॉल निकालती है। और ट्राइकोडर्मा जो है वो क्या निकालती है, हमारा साइक्लोस्पोरिन बनाती है। और स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना, कौन सी स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो क्या करेगी, हमारे स्ट्रेप्टोकाइनेस बनाएगी। फिर देखो हमको आइडेंटिफाई करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि किसके रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल इम्यून इम्यून सप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन, मतलब ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मतलब कुछ बनाता है जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक पड़ जाता है। और वो क्या है, साइक्लोस्पोरिन। तो हमारा जो ट्राइकोडर्मा है वो बनाती है साइकिल को, ठीक है। फिर देखिए हमको मैच ही करना है इसके अंदर से, ठीक है, नाइन के अंदर। तो नाइन में फर्स्ट देखो जो एस्पर्जिलस नाइगर है ना, नाइगर जो है एस्पर्जिलस वो सिट्रिक एसिड निकालती है। और जो हमारी एसिटोबैक्टर एसिटोबैक्टर एसिडी जो है वो हमारी एसिटिक एसिड बनाती है। और जो क्लोस्ट्रीडियम जो है ना, क्लोस्ट्रीडियम वो बनाती है हमारी बुटाइलिक एसिड बनाती है। और जो लेक्टोबैसिलस है वो हमारा लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है। फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, ठीक है, कौन सा मतलब सिट्रिक एसिड का हमको कमर्शियल प्रोडक्शन करना है एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स, कौन सा माइक्रोब हम यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे एस्परजिलस नाइगर को यूज करेंगे सिट्रिक एसिड निकालने के लिए। फिर हमको मेज करना है 11 के अंदर। तो जो मेज है ना इसके अंदर क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई जो है ना वो क्या करती है हमारे, गेट रीड ऑफ अपीड्स एंड मॉस्किटोज, मतलब जो ड्रैगन फ्लाई वो अपीड्स और मॉस्किटो से छुटकारा पाती है। फिर देखो हमारा जो बेसिलस thuringiensis है ना वो क्या कम करता है, वो बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ लेपिडोप्टेरन प्लांट पेस्ट है, लेपिडोप्टेरन का प्लांट पेस्ट है। फिर देखिए हमारा आता है ग्लोमस, ग्लोमस क्या करता है, वो क्या करता है फॉस्फोरस को ऑब्जर्व करता है सोइल में से। फिर देखो बेपुलो वायरसेस जो है ना, कौन सा, डी में क्या है थर्ड, सी में क्या है फिफ्थ, तो डी में क्या है हमारा थर्ड। देखो जो डी में क्या है, ये क्या है, बुकुलो वायरसेस, नैरो स्पेक्ट्रम है इन सर्टन और एप्लीकेशन है इसके। फिर देखो साइक्लोस्पेरिन जो है यूज करते मतलब यूज होता है इम्यून सप्रेशन, मतलब इम्यून सिस्टम को दबा देता है। तो कौन बनाता है इसको, तो ट्राइकोडर्मा कोलीस्पोरम बनाता है इसको, ठीक है। फिर देखो हमको मैच करना है फॉलोइंग कॉलम को, ठीक है। तो हम मैच करते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो क्लोस्ट्रिडियम बोटाइडियम जो है ना, वो क्लोस्ट्रिडियम वो क्या करती है, हमारी मिलेनिक एसिड बनाती है। ट्राइकोडर्मा जो है साइक्लोस्पोरिन ये बनाती है। और मोनोसेकेरम जो है वो क्या करेगी, मोनोसेकेरम जो है वो हमारा ब्लड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है। मोनोसेकेरम क्या है, हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। और एस्पर्जिलस नाइगर जो है वो हमारा सिट्रिक एसिड बनाती है, ठीक है। फिर मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, वो तो हमको यूज करना है और बताना है इनमें से कि कौन सा क्या सही है, ठीक है। तो हमारा देखो जो लेप्टोबैसिलस है वो लैक्टिक एसिड बनाएगा, ठीक है। सेकंड कर्ड सेरेवेसिस के अंदर यूज आएगा। सेकेरामाइसिस जो है वो हमारा क्या करती है, सेकेरामाइसिस सेरेवेसी वो क्या है, एसिटिक एसिड बनाएगी। और जो हमारा एस्परजिलस नाइगर जो है वो सिट्रिक एसिड बनाएगी। और एसिडोबैक्टर एसिडी जो है वो हमारा ब्लड के अंदर सॉरी एसिटिक एसिड में काम आएगी, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, 14 में क्या है, टू। देखो लेप्टोबैसिलस जो है वो हमारा किसमें यूज होगी, हमारा कर्ड के सेरेवेसी के अंदर। और जो सेकेरामाइसिस जो है
वो हमारा ब्रेड के अंदर, एस्परजिलस नाइगर जो है वो हमारा सिट्रिक एसिड के अंदर, और एसिटोबैक्टीरिया जो है वो किस में यूज होता है, हमारा एसिटिक एसिड के अंदर काम में आता है। ठीक है। कैन बी यूज बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज को यूज करने के लिए कौन सा यूज करेंगे हम? तो मेरे ख्याल से तो इसके अंदर एनाबीना होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, तो हम ट्राइकोडर्मा करेंगे जो भी प्लांट से रिलेटेड डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कौन कम करता है इनके अंदर से? तो मेरे ख्याल से स्टेटिन होना चाहिए इसके अंदर। हाँ, स्टेटिन ही है इसके अंदर। फिर है बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है इनके अंदर से? बायो कंट्रोल एजेंट बताना हमको। तो ट्राइकोडर्मा है, बेकोलोवायरस है, और बेसिलस thuringiensis भी है। कौन सा है? ट्राइकोडर्मा है, बेकोलोवायरस भी है, बेसिलस thuringiensis भी है। ठीक है। फिर देखिए हमको एक बायो कंट्रोल एजेंट टू बी पार्ट ऑफ एन इंटीग्रल पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी, मतलब एक बायो कंट्रोल एजेंट है और वो इंटीग्रल पार्ट है पेस्ट मैनेजमेंट का, उसके अंदर क्या होना चाहिए? तो देखो, स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव और on non-target organism. Which of the following statement about mythology is not correct? mythology के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो वो है दे ग्रो एरोबिकली एंड ब्रेक डाउन सेल्यूलोज दिस फूड। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है इसका। दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। बायोगैस प्रोड्यूस करता है वो। दे आर फाउंड इन ह्यूमन और कैटल और एक्सक्रेटा, जो मतलब जो ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, कैटल और एक्सक्रेटा के अंदर, और मीथेन गैस जो है प्रोड्यूस करते हैं। among the following pairs of microbes which pair has a both microbes that can be used as biofertilizers? मतलब मतलब इसमें दो ग्रुप बनाए गए जो कि बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होते हैं, तो कौन सा इसके अंदर? तो मेरे हिसाब से तो इसके अंदर एक तो होता है साइनोबैक्टीरिया, एक है राइजोबियम। कन्वर्जेंस ऑफ मिल्क किसमें? कर्ड के अंदर। ठीक है। इट न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, इसके अंदर से किसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है? तो जो इंक्रीज होती है विटामिन B12 की। ठीक है। Which of the following is correctly measured for the products produced by them? करेक्टली मेज्ड है इनके अंदर से। ठीक है। तो जो करेक्टली मेज्ड ना वो है हमारा सेक्रोमाइसिन सेरेवेसी जो है वो इथेनॉल का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। फिर द साइक्लोस्पिरिन का सोर्स है, तो साइक्लोस्पिरिन का जो सोर्स है तो वो है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम है। ठीक है। स्टेटिन कमर्शियली यूज एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्टेटिन जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, वो किससे प्राप्त होता है? वो तो मोनोस्कस परक्यूरियस से प्राप्त होता है। ठीक है। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री लिविंग बायो कंट्रोल माइक्रोबियल एजेंट फॉर प्लांट पैथोजेंस? कौन सा है इसके अंदर से? तो वो है हमारा ट्राइकोडर्मा, प्लांट के लिए यूज होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट जो है वो किससे प्राप्त होंगे? तो जो वो हमारे प्राप्त होते हैं बेसिलस thuringiensis से प्राप्त होते हैं। फिर हमको मैच करना है। ठीक है। जो ब्यूटाइरिक एसिड जो है, ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है, तो वो क्लोस्ट्रिडियम से प्राप्त होता है मेरे ख्याल से। ठीक है। जो साइक्लोस्पोरिन जो है वो ट्राइकोडर्मा से प्राप्त होता है। जो सिट्रिक एसिड है वो एस्परजिलस से प्राप्त होता है। जो स्टेटिन है वो मोलस्कस से प्राप्त होता है। ठीक है। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पांसिबल द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, मतलब प्रिमिटिव प्रोकैरियोट है जो कि रिस्पांसिबल है किसके लिए? बायोगैस के। और डंग ऑफ रुमिनेंट ऑफ एनिमल्स, डंग को है रुमिनेंट ऑफ एनिमल्स, तो वो कौन सा है? मेरे ख्याल से मिथोलोजन होना चाहिए, लेकिन मिथोलोजी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। ये ही इसके क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू, हम वो टॉपिक पढ़ रहे थे हमारा, कौन सा टॉपिक? एक सेकेंड टॉपिक देखती हूँ जो कि था हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसका जो लास्ट टॉपिक है उसके अंदर हमको इम्यूनोलॉजी देखना है। ठीक है। तो वो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, देखो इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ जो इम्यूनोलॉजी है ना वो कौन है? एडवर्ड जेनर है। शरीर की किसी रोग या किसी पैथोजन से शरीर के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है। अब इम्यूनोलॉजी जो स्टडी जो है इम्यूनिटी के अंदर कैसे डिजीज रेजिस्टेंस, पावर ऑफ बॉडी, एंटीजन जो होता है ना, एंटीबॉडी इंट्रक्शन होता है। सीरोलॉजी जो होता है ना,
स्टडी ऑफ सीरम और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के अंदर सीरम की स्टडी की जाती है, जिसके अंदर वो साथ में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। सीरम के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा से हम अगर फाइब्रोजन प्रोटीन निकाल दे तो वो हमारा सीरम होता है। अब देखो इम्यूनिटी जो होती है ना, एक तो होता है नॉट इनबॉर्न इनहेरिटेंस जो कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। इस प्रकार की इम्यूनिटी पेरेंट्स से प्राप्त होती है। किससे आती है, पेरेंट्स से आते हैं। एट द बर्थ टाइम के अंदर आती है। फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑर्डर में काम आती है और सेकंड लाइन डिफेंस ऑर्डर के अंदर काम आती है। एक आती है एक्वायर्ड स्पेसिफिक और अडेप्टिव। जन्मजात के पश्चात व्यक्ति अपने जीवन काल में अर्जित करता है, ठीक है, और जन्म के बाद में आ जाती है। आफ्टर बर्थ होती है, केवल वर्टिब्रेट में पाई जाती है और थर्ड लाइन डिफेंस ऑर्डर का ये काम करती है, ठीक है। अब देखिए हम फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑर्डर देखें और एक्सटर्नल देखते हैं, जैसे फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है और फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है, ठीक है, जिसके अंदर स्पेसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन मेमोरी और डिस्क्रिमिनेशन सेल को नो सेल। सेकंड लाइन डिफेंस ऑर्डर और इंटरनल बैरियर देखें, जैसे सेलुलर बैरियर है, साइटोकाइन बैरियर है, फीवर से इन्फ्लेमेशन है। फर्स्ट लाइन डिफेंस देखें तो इसके अंदर आ जाता है फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर। तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है स्किन। स्किन के अंदर आ जाती है हमारी आउटर लेयर जो कि स्ट्रेटियम और कॉन्डियम की बनी होती है। यह मत होती है, इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या ग्रोथ नहीं होती है। म्यूकस अगर हम देखें, रेस्पिरेटरी पाथवे में म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है ना, उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये म्यूकस का स्राव करती है। यह म्यूकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। फिर देखें हम फिजियोलॉजिकल बैरियर देखें तो उसके अंदर आ जाता है बॉडी फ्लूइड की पीएच जो एसिडिक पीएच स्टमक में HCl, ठीक है। फिर देखें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करना, जैसे कि बाइल जूस एल्कलाइन पीएच होती है इसकी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ये रोक देता है। बॉडी टेम्परेचर जैसे कि सीरोमियम ईयर वैक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रेन करता है। सलाइवा एंड टीयर्स में लाइसोजाइम पाया जाता है। जो सलाइवा और टीयर्स है उसके अंदर क्या है, लाइसोजाइम पाया जाता है, जो जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अब देखिए सेकंड लाइन डिफेंस देखिए, जिसके अंदर आ जाता है हमारा साइटोलॉजिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर आता है, जैसे कि नॉन फेगोसाइटिक बैरियर, जैसे कि नेचुरल किलर सेल आ जाता है। और फेगोसाइटिक बैरियर देखें तो इसके अंदर आ जाता है ब्लड आ जाता है, एक टिश्यू जाता है। ब्लड के अंदर आ जाता है न्यूट्रोफिल्स, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स पी अमन अमन सी पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट सेल्स होती है ये। और मोनोसाइट जैसे कि इसके अंदर एंटीजन आ जाता है मैक्रोफेजेस, वॉन्डरिंग टाइप हो जाती है। फिर अगर हिस्टोसाइट्स टिश्यू के अंदर आ जाते हैं हिस्टोसाइट्स लीवर, जैसे कि कोकुलर सेल से बॉल के अंदर पहुंच जाती है। ऑस्टियोक्लास्ट कार्टिलेजेस, कॉन्ड्रियोक्लास्ट किडनी। फिर देखो मीजनगेलियल सेल लंग्स जो है, डस्ट सेल्स, और ब्रेन के अंदर ग्लाइल सेल्स माइक्रोग्लाइल सेल्स काम में आती है इम्यून सिस्टम के अंदर, ठीक है। फिर देखें हम न्यूट्रोफिल्स ग्लैंडुलर टाइप WBC इओसिन और हिमोटोजाइलिन दोनों से स्टेन होती है। और यह WBC जो होता है ना 65 टू मल्टी मल्टीलोब्ड मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है इसके पास, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस है। फेगोसाइटोटिक इन नेचर होती है। फिर देखें मैक्रोफाइजेस इरेगुलर शेप की होती है। या मैक्रोफाइजेस जो है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम जो होता है वेल डेवलप होता है। लाइटिक एंजाइम की मात्रा जो है वो अधिक होती है। लाइसोजाइम की संख्या जो है वो भी अधिक होती है, ठीक है। फिर देखें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं इसके पास में। सेल ऑर्गेनेल की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है, जैसे कि ये लाइसोसोम है और ER है, और ये हमारे क्या है, इसके पास में स्यूडोपोडिया है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, हमारी गोल्जी बॉडी है, ये न्यूक्लियस है। फिर देखिए इन्फ्लामेटरी बैरियर्स देखे हम, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी बैरियर्स के अंदर बैक्टीरिया जैसे कि इंजर्ड टिश्यू है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रेशन करता है। फिर देखें जैसे कि स्टिमुलेट करता है पेन रिसेप्टर है, मास्ट सेल से, और ये मास्ट सेल क्या करती है, स्टमक में आती है, जो कि क्या करती है, वेसोडाइलेशन में काम आती है। फिर देखें जैसे कि WBC है जो कि क्या करता है, डायपोडासिस करके टॉक्सिन का सिक्रेशन करता है। फिर देखें फीवर देखें हम, पैथोजन है वो टॉक्सिन रिलीज करता है। WBC जो है इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिलीज करती है। ये दोनों पायरोजन और जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन होता है। बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है, जिससे फीवर होता है। फिर देखो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है बैक्टीरिया के एंजाइम को और डीनेचर करके, ठीक है, बैक्टीरिया के एंजाइम को क्या करता है, डीनेचर कर देता है। फिर देखें हम कौन सा बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर फीवर को कम करने के लिए, जैसे कि एंटीपायरेटिक ड्रग जो है पैरासिटामोल, टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है। फिर देखो साइटोकाइनिन बैरियर देखे हम, जो फोर्थ है, जब किसी वर्टिब्रेट सेल्स का कोई वायरस संक्रमण करता है तो वायरस से
ग्रसित कोशिका वायरल इन्फेक्टेड सेल्स एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रेशन करती है, इसे साइटोकाइन कहते हैं। ये साइटोकाइन एक प्रकार के इंटरफेरॉन होते हैं। इंटरफेरॉन जो है इंटरफेरॉन अल्फा बीटा गामा एंटीवायरल प्रोटीन 217 अमीनो एसिड एक का होता है। जैसे कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, इसने क्या बनाया, इंटरफेरॉन साइटोकाइनिन से एंटीवायरल प्रोटीन बनाई, वायरल इन्फेक्टेड सेल से ये, और ये हमारी नॉन वायरल इन्फेक्टेड सेल से। और जो ये मतलब इसने इसके अंदर वो मतलब वायरस ने अटैक किया तो ये इसको अलग कर देगी, कुछ केमिकल का सिक्रेशन करके जो कि जो नॉन इन्फेक्टेड है। फिर देखें हम इंटरफेरोन साइटोकाइनिन, यह वायरस को किल नहीं करती है, एंटीवायरल प्रोटीन वायरल ग्रोथ को रोकती है। इंटरफेरोन जो है एंटीवायरल प्रोटीन टीआईपी टीआईपी ट्रांसलेशनल इनहिबिटरी प्रोटीन होती है। ये क्या करती है, वायरल ग्रोथ को रोक देती है। इंटरफेरोन अल्फा जो है ल्यूकोसाइट का सिक्रेशन करती है, बीटा जो है फाइब्रोब्लास्ट, गामा जो है लिम्फोसाइट। नेचुरल किलर सेल्स जो है नॉन फार्मास्यूटिक सेल्स होती है, एंटी ट्यूमर सेल्स होती है और एंटी कैंसर सेल्स होती है। एड्स के एचआईवी वायरस के कारण कपस्सी सार्कोमा हो जाता है, जिसे हम कैंसर हो जाता है। परंतु नेचुरल किलर सेल कपस्सी सार्कोमा के निर्माण की प्रक्रिया को रोक देती है। एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी देखें हम, तो ये क्या होती है, स्पेसिफिसिटी डाइवर्सिटी और मेमोरी डिस्क्रिमिनेशन में काम आती है। ये स्पेसिफिक होती है, डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, मेमोरी डेवलप कर लेती है और डिस्क्रिमिनेशन इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। फिर देखें हम स्पेसिफिसिटी, प्रत्येक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड होता है। डाइवर्सिटी देखें हम, भिन्न भिन्न प्रकार के एंटीजन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की एंटीबॉडी का क्या होता है, डेवलपमेंट होना डाइवर्सिटी कहलाता है। डिस्क्रिमिनेशन देखिए, सेड कॉन्वर्जन, प्राइमरी इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स कम होता है। फिर देखें मेमोरी, जैसे कि एंटीजन फर्स्ट टाइम जो है एनकाउंटर हुआ तो एंटीजन प्लस बी सेल ने मिलकर क्या किया, बी बी मेमोरी सेल प्लस बी इफेक्टर सेल मेच्योर बी प्लाज्मा सेल्स। आईजीएम जो है ज्यादा होती है आईजीजी से, प्राइमरी इम्यून सेल्स। देखो सेकंड टाइम जो है एंटीजन एनकाउंटर हुआ तो एंटीजन सेकंड टाइम इम्यून रेस्पॉन्स प्लाज्मा सेल्स है। फिर देखो फीचर्स के अंदर क्या हो जाती है, हमारी मेमोरी सेल बढ़ जाती है, तो आईजीजी का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है आईजीएम से। ठीक है। फिर देखिए इसकी थ्योरी देखते हैं हम पहले। देखो जब कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर इंटर करता है तब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होने में समय लगता है। ठीक है। फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स शो होता है, मतलब जब फर्स्ट टाइम एंटीजन जो है बॉडी के अंदर इंटर करता है तो एंटीबॉडी बनने में समय लगता है और जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो स्लो होता है, जिसे हम प्राइमरी रेस्पॉन्स कहते हैं। इस समय आईजीएम जो है ज्यादा होती है जी से। ठीक है। जब यही पैथोजन एंटीजन सेकंड टाइम बॉडी के अंदर इंटर करता है, अब मेमोरी सेल्स के द्वारा इम्यून रेस्पॉन्स शो किया जाता है। जो मेमोरी सेल्स होती है ना, वो क्या करती है, इम्यून रेस्पॉन्स शो किया करती है, इसे सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। इस समय आईजीजी जो है ज्यादा हो जाती है इससे, आईजीएम से, इसका अमाउंट काफी ज्यादा होता है। ठीक है। फिर देखो एंटीजन क्या होता है, बीटा सेल्स फर्स्ट टाइम इम्यून रेस्पॉन्स, तो बीटा सेल्स जो होती, बीटा मेमोरी सेल्स जो होती है, बीटा अफेक्टर सेल्स प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। ठीक है। फिर देखो एंटीजन प्लस बी मेमोरी सेल्स जो है सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स किल्ड बीटा अफेक्टर सेल्स प्लाज्मा सेल्स जो है बीटा मेमोरी सेल्स। फिर देखो एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है एक्टिव इम्यूनिटी है और पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कौन सी, हमारी एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है डायरेक्ट एंटीजन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। मेमोरी सेल्स के कारण लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है। फिर देखो स्लो नेचुरल किलर इम्यूनिटी। ठीक है। फिर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है। फिर देखें पैसिव इम्यूनिटी, देखें तो इसके अंदर एंटीबॉडीज बनती है, फास्ट होती है बट नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं होती है। इसके अंदर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है। अब एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें, जब बॉडी के अंदर कोई एंटीजन इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। जब बॉडी के अंदर कोई एंटीजन इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है और एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। इसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये इम्यूनिटी स्लो और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, और ये जो इम्यूनिटी होती है वो स्लो होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। वे देखिए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देखें तो इसके अंदर टी लिम्फोसाइट, टी साइट्स, इसके अंदर टीसी, टी के सेल, साइटोटॉक्सिक किलर सेल, टीसी सेल्स, टी हाइपर सेल्स और टीसी सप्रेसर सेल्स ये काम में आती है। ठीक है।
फिर बात करें हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें, वैक्सीनेशन द्वारा वीक पैथोजन को बॉडी में प्रवेश करवा कर एंटीबॉडी उत्पन्न करवाना या इम्यूनिटी रेस्पॉन्स शो करवाना, डीपीटी है, बीसीजी है और पोलियो है। फिर देखिए प्लस इम्यूनिटी, इसमें डायरेक्ट एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, इसके फास्ट इफेक्ट होता है। फिर देखिए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, मदर से आईजीजी प्लेसेंटा से क्रॉस करके फिटस को सुरक्षा प्रदान करती है। टीएस सलाइवा मिल्क के अंदर क्या होती है, हमारी आईजीए होती है, सिक्रेशन करती है एंटीबॉडीज का। फर्स्ट मिल्क जो होता है कोलेस्ट्रॉल खीस जिसे बोलते हैं आईजीए, उसके अंदर होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जैसे कि टिटनस है, एंटीविनम्स है, एंटीजन वर्टिब्रेट्स की बॉडी। ठीक है, फिर देखिए हम वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर होते हैं ह्यूमरल एंटीबॉडी, एएमआई एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और बी सेल्स। ठीक है, फिर देखिए डिफरेंशिएशन देखिए हम तो प्लाज्मा सेल्स, बी सेल्स, सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडी आईजीजी, ग्लाइकोप्रोटीन है, गामा ग्लोबुलिन है, एंटीजन को नष्ट करती है। एमएससी मेजर हिस्टो और कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स है। फिर देखिए सील मेडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल्स, जिसके अंदर आ जाती है हमारी टी हाइपर सेल्स, जिसके अंदर एमएससी सेकंड काम में आता है, जिसके पास में CD4 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये साइटोकाइनिन का सिक्रेशन करती है। और एमएससी सेकंड जो है डी डेंड्राइट्स, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, एमएचसी1 जो है एक्सेप्ट आरबीसी। फिर देखिए टीसीसी टी के सेल्स, इसके अंदर क्या होता है, सीटीएड सेल्स होती है और रिसेप्टर, और एमएससी फर्स्ट एंटीजन होता है किलर साइटोटॉक्सिक सेल्स। फिर देखिए एचआईवी वायरस टी हेल्पर सेल को नष्ट कर देता है। जो एचआईवी वायरस होता है ना, वो किसको, जो जो हेल्पर सेल्स होती है उसको नष्ट कर देता है, जिसके कारण बी और टी सेल्स का मेचुरेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो बी और टी सेल वो मेचुरेशन नहीं होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। फिर देखिए लिम्फोइड ऑर्गन, देखिए ये इम्यून इंटरेक्शन से रिलेटेड ऑर्गन है, इम्यून इंटरेक्शन से रिलेटेड ऑर्गन है। ठीक है, फिर देखिए लिम्फोइड ऑर्गन देखे तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन थाइमस के अंदर टी सेल्स आ जाता है, बोन मेरो के अंदर बी सेल्स आ जाती है, ब्रेस्ट ऑफ फाइब्रिकस के अंदर बी सेल्स और बर्ड्स आ जाते हैं। फिर देखिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इसके अंदर लिम्फ नोड्स है, स्प्लीन है, ब्लड बैंक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिजेस है, माल्स है और मुकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, टॉन्सिल्स है और पेयर्स पैचेस है। फिर देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन देखे तो इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले थाइमस। देखे ये एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है और थायराइड ग्लैंड के हाथ के पास स्थित होता है। थायराइड ग्लैंड जो उसके हाथ के पास स्थित होता है, नीचे स्टर्नम के अग्रभाग की ओर स्थित होता है, स्टर्नम के अग्रभाग की ओर स्थित होता है। जब फीटस 6 वीक का होता है तो उसमें थाइमस का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जब फीटस 6 वीक का होता है ना, तो उसमें थाइमस का निर्माण हो जाता है। चाइल्ड थाइमस भी वेल डेवलप होता है, चाइल्ड के अंदर जो थाइमस होता है वो वेल डेवलप होता है। एडल्ट के अंदर थाइमस जो है रिड्यूस होता है, जैसे एज बढ़ती है तो थाइमस क्या है, रिड्यूस होता है। एज बढ़ने के साथ थाइमस रिड्यूस होने लगता है, एज बढ़ने के साथ थाइमस क्या रिड्यूस हो जाते हैं। थाइमस जो है वो थायरोसिन थाइमोसिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। यह हार्मोन इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। जो इम्यून सिस्टम को डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होता है, यह हार्मोन टी लिम्फोसाइट के निर्माण विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, उसका डिफरेंशिएशन करता है। यह बी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए भी उत्तरदायी होता है। बी लिम्फोसाइट है उसको मेजर करने के लिए भी यह रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर देखिए हम थाइमस देखे थे, थाइमस के दो पार्ट है, एक तो होता है कोर्टेक्स और एक होता है मोडेला मेडुला। कोर्टेक्स के अंदर देखे तो हम दो चीज देखने को मिलेगी, एक तो होता है थाइमोसाइट, क्या है हमारा थाइमोसाइट, जो कि लिम्फोसाइट स्मॉल इन साइज का होता है, फॉर्मेशन करता है बी लिम्फोसाइट का, और रेटिकुलर जो है लार्ज इन साइज का होता है। मेडुला देखो डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, मेडुला जो है वो क्या करता है, डिफरेंशिएशन करता है टी लिम्फोसाइट का, जैसे कि टी हेल्पर सेल है, टी के सेल्स है और टीसी सेल्स है और टीएस सेल्स है। टी लिम्फोसाइट जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करती है और ह्यूमरल इम्यूनिटी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है। और बी लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी, देखो ये है हमारा कैप्सूल, कैप्सूल के पास होता है हमारा क्या है, ट्रेबाकुली, ट्रेबाकुली न्यू टी सेल्स है और कोर्टेक्स है। फिर देखिए हम मेडुला है और मैक्रोफेजेस है और हार्ट कॉर्पस्कल्स है और मेच्योर टी लिम्फोसाइट्स है। तो देखिए ब्रेसा ऑफ फेब्रिसियस, ठीक एम्ब्रियो की हिंडगट की एपिथेलियम से ब्रेसा फैब्रिकस का निर्माण होता है। यह बड़ी की में प्रेजेंट होती है, मेमोरी में मेमल्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसमें बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है और बी लिम्फोसाइट ब्लड के द्वारा स्प्लीन स्प्लीन लिम्फ नोड में पहुंचकर प्लाज्मा सेल में परिवर्तित हो जाती है तथा एंटीबॉडीज का इकट्ठी सीक्रेशन करती है। फंक्शन देखें तो बी लिम्फोसाइट का ये निर्माण करती है बी सेल्स एमआई इम्यूनिटी, जैसे कि ये कैप्सूल है ल्यूमन ऑफ ब्रेसा, जैसे ये कैप्सूल है कोर्टेक्स इपिथेलियम है, एपिथेलियम है, कैप्सूल है और ये कोर्टेक्स है और ये एपिथेलियम है, ये है हमारी बी सेल्स मेडुला। और ये हो जाती है लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम सेल्स ल्यूमन ऑफ ब्रेसा ऑफ
Febrile tears of Bressa lumen. फिर देखा ब्रेसा बोन मेरो, बोन की कैविटी में सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। बोन की जो कैविटी होता है उसके अंदर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, इसे बोन मेरो वो कहते हैं। वेसिकुलर रीजन जो है न्यूट्रिएंट की सप्लाई करना, रिमूवल ऑफ वेस्टेज। देखो हेमोपोइटिक रीजन जो है, हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स मल्टीपोर्टेंट स्टेम सेल ब्लड कैरकोस्पल्स का निर्माण करती है। हेमोपोइटिक स्टेम सेल जो है मायोब्लास्ट, जिसके आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स और डिफ्यूजियल ल्यूकोसाइट्स। अब डब्ल्यूबीसी जो दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर एक तो होती है हमारी बेसोफिलस होती है, और एक हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है। ठीक है, एक हमारी क्या होती है, हमारी न्यूट्रोफिल्स होता है, एक हमारी ईओसिनोफिल्स होती है। ठीक है, जो कि हमें इसे एसिडोफिलस करते हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट होती है उसके अंदर मोनोसाइट होती है, लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट के अंदर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट के अंदर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जैसे कि ये बोन मेरो है। ठीक है, और ये हमारी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है। ठीक है, देखो बोन मेरो देखे तो बोन मेरो के अंदर एक होता है रेड बोन मेरो, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है, आरबीसी प्रेजेंट होती है, हेमोपोइसिस की क्रिया होती है, ब्लड कार्पस्कल्स का निर्माण जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। येलो बोन मेरो देखे हम, ये जो है मतलब इसके अंदर हेमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो एब्सेंट होती है, आरबीसी भी प्रेजेंट होती है, और हेमोपोइसिस जो है एब्सेंट होता है। रेड बोन मेरो फैटी टिश्यू के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, तो रेड बोन मेरो द्वारा रिप्लेस हो जाता है फैटी टिश्यू के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, जिससे येलो बोन मेरो का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? येलो बोन मेरो का निर्माण होता है। फंक्शन देखें हम, तो बेन मेरो में डब्ल्यू बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। जो बोन मेरो होती है ना हमारी, उसके अंदर किसका निर्माण होता है? बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। बोन मेरो में हिमोपोइसिस की क्रिया चलती है। बोन मेरो जो उसमें क्या होती है? हिमोपोइसिस की क्रिया चलती है। बोन मेरो में हिमोपोइटिक स्टेम सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है? हिमोपोइटिक स्टेम सेल्स पाई जाती है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन देखें हम, तो सबसे पहले जाता है हमारा लिम्फ नोड। ये कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर है, ओवल और स्फेरिकल, बीन शेप्ड है। ये हमारी लिम्फ नोड है, और ये हमारी आ जाती है लिम्फेटिक वेसल्स। फिर देखिए हम लिम्फ नोड देखें, तो लिम्फ नोड के अंदर कॉर्टेक्स जो है बी सेल्स और अपासा कॉर्टेक्स, टी सेल्स, मेडुला, बी और टी सेल्स का डिवीजन फंक्शन देखिए हम। सेंटर फॉर फेगोसाइटोसिस, इसमें बी सेल्स के द्वारा ह्यूमरल इम्यूनिटी, एएमआई तथा टी सेल के द्वारा सीएमआई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रदर्शित की जाती है। स्प्लीन देखिए हम, ब्लड बैंक है, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी उसको कहते हैं हम। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्प्लीन में आरबीसी का निर्माण होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ना, उस तब किसमें बनता है? हमारा ब्लड आरबीसी के स्प्लीन के अंदर बनता है। स्प्लीन के चारों ओर कैप्सूल का आवरण पाया जाता है। स्प्लीन के चारों ओर क्या पाया जाता है? कैप्सूल पाया जाता है। अब स्प्लीन को हम दो बार पार्ट में देखें, तो डेड पल्प हिमोपोसिस की क्रिया होती है इसके अंदर। फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोटिक इन नेचर होता है। प्लाज्मा सेल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और डेड आरबीसी को नष्ट करता है। फिर देखो व्हाइट पल्प देखें, तो मेल पिगियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है, लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। फिर देखें मार्क्स देखें, मुकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन देखें, तो इसके अंदर कौन से आ जाता है? पेयर्स पैचेस आ जाते हैं। फिर देखो मार्च हो जाते हैं और टॉन्सिल्स, लिम्फोइड ऑर्गन, जिसके अंदर हमारे पेनिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। टी सेल्स के मैच्योरेशन में ये हेल्प करता है, ये हमारा लिम्फ नोड से। कई स्पेशेस देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन और मुकोसा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से इसका निर्माण होता है। बी और टी सेल का मैच्योरेशन होता है। देखिए ये माइक्रोफोल्स है, और ये बी और टी सेल्स है। इपिटोप देखें एंटीजन पर उपस्थित होता है। एंटीजन डिटरमिनेट साइट इसको बोलते हैं। एंटीबॉडी को ये रिकॉग्नाइज कहता है, करता है, और एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होती है। एक पैराटोप देखें, तो एंटीबॉडी जैसे कि गामा ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी पर ये प्रेजेंट होता है। एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है इसके पास में। एंटीजन पर वह साइट जहां एंटीबॉडी आकर बाइंड करती है, एंटीजन डिटरमिनेट साइट या एपिटोप एक कहलाता है। एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट कहलाता है। फिर देखो एंटीबॉडी की वह साइट जहां पर एंटीजन आकर बाइंड करता है उसे हम पैराटोप कहते हैं। ठीक है, फिर देखें हम स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी देखें, तो देखो एंटीबॉडी जो होती है गामा ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन, गामा ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ये वाई शेप्ड होती है। ये पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस शो करती है। फिर देखो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनती है। मॉलिक्यूलर वेट होता है 1.5 लाख से 1,80,000 डॉलर होता है। एंटीजन देखें, एंटीबॉडी देखें हम, हाइट ए बी, तो ये इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड होती है, 2 लाइट चेन होती है। प्रत्येक चेन में 220 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स रीजन फॉर लाइट चेन, प्रत्येक लाइट चेन
एक का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 25,000 डाल्टन होता है। 2 लाइट चेन मोलिकुल का मोलिकुल तो 2 लाइट चेन मोलिकुलर वेट होता है 25,000 गुणा 2, 50,000 डाल्टन। फिर देखो टू हेवी चेन होती है, प्रत्येक चेन में 450 से 450 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसके पास में वेरिएबल रीजन फॉर हेवी चेन्स होता है, कांस्टेंट रीजन फॉर हेवी चेन्स होता है। ठीक है, कांस्टेंट रीजन फॉर होता है हेवी चेन्स। फिर देखे हम सीएस, देखे हम कांस्टेंट हेवी रीजन, देखे हम कांस्टेंट रीजन फॉर हेवी चेन। तो कांस्टेंट रीजन हेवी, कांस्टेंट रीजन फॉर हेवी चेन 1, कांस्टेंट रीजन फॉर हेवी चेन 2, कांस्टेंट रीजन फॉर हेवी चेन 3। प्रत्येक हेवी चेन का मोलिकुलर वेट जो है 50,000 होता है। 2 हेवी चेन का मोलिकुलर वेट 50,000 गुणा 2, 1,00,000 डाल्टन हो जाता है। ठीक है, फिर हम देखें एंटीबॉडी, देखें तो एंटीबॉडी के अंदर क्या होती है, एक तो लाइट चेन होती है जिसके अंदर ह्यूमन के पास में कप्पा और लेमडा होता है, और एस चेन जो होती है लेमडा, एप्सिलॉन, बीटा, गामा। ठीक है, एन टर्मिनल जिसके अंदर इसके पास बहुत रीजन होता है, एफ ए बी रीजन, सेगमेंट फॉर एंटी एजन एंटी एंटीबाइडिंग साइट। ठीक है, इसके पास में कहते हैं प्रोलिन हिंज रीजन, पेरा टॉप एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, और ये क्या है हमारा हाइपर वेरिएबल रीजन। ठीक है, लार्जर एंटी एंटीबॉडी में डाइवर्सिटी आती है। फिर आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट चेन। ठीक है, ये हमारा अच्छी फ्रेगमेंट फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब स्ट्रक्चर ऑफ आईजीजी देखिए, हम ग्लाइकोप्रोटीन है, ये तरह की लाइट चेन का हेवी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। लाइट चेन है वो जो हेवी चेन जो रहती है आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। वेरिएबल रीजन जो है कांस्टेंट रीजन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। वेरिएबल रीजन जो होता है ना कांस्टेंट रीजन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। एंटीबॉडी में हाइपर वेरिएबल रीजन के कारण डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है। जो एंटीबॉडी होती है ना, एंटीबॉडीज में हाइपर रीजन के कारण डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है। देखो एफ ए बी रीजन देखे हम एफसी प्रो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के पेन उनका पिता में जैसे कि हिंज रीजन एफ ए बी, पिता के पेन्स। फिर देखे हम एफ ए बी और एफ सी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन, एफ ए बी हिंज रीजन। देखो टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी देखें तो हम आ जाती है गेम, हम पढ़ेंगे जी एम ए डी ई। आईजीजी देखे इम्यूनोग्लोबिन जी, टोटल एंटीबॉडी का 80% बनाती है। लाइफ स्पैन जो है इसका 25 दिन है। सेडिमेंटेशन कांस्टेंट जो है इसका फर्स्ट एस मॉलिक्यूलर वेट जो होता है लगभग 1.5 लाख डॉलर होता है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है ये। ठीक है, फिर देखिए हम बाइवेलेंट एंटीजन टू एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जैसे एंटीजन और एपिटोप है। ठीक है, फिर हम देखें यह सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स शो करती है। आईजीजी को मैटरनल एंटीबॉडी भी कहते हैं, मैटरनल एंटीबॉडी भी कहते हैं। यह एकमात्र एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस की सुरक्षा करती है। एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी जो फीटस को यह एकमात्र एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस की क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, पैसिव इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। फंक्शन हम देखें, यह एंटीबॉडी बॉडी फ्लूइड की सुरक्षा करती है। किसी करती है, बॉडी फ्लूइड की सुरक्षा करती है। ये क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए उत्तरदायी होती है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। ये न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन की क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या करती है, न्यूट्रलाइजेशन करती है और ऑप्सोनाइजेशन की क्रिया करती है। ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं ये एंटीबॉडी बैक्टीरिया की सेल वॉल को छोटे छोटे छिद्र बना देती है। मतलब जो सेल वॉल होती है उसको छोटे छोटे छिद्र बना देती है, जिससे बैक्टीरिया के अंदर का मटेरियल बाहर आ जाता है, जिससे बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, ये प्रोब बना दिए जिससे बैक्टीरिया का क्या अंदर का मटेरियल बाहर आ जाता है और बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आईजीएम देखें हम, लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है ये पेंटा पेंटावर के रूप में पेंटावर फॉर्म होते हैं, और मल्टीवैलेंट 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 1,80,000 डोल्टन होता है। 9 लाख डोल्टन बोल दो कुल मिला के, लगभग 9 लाख डोल्टन। फिर देखिए हम दो एंटीबॉडी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है, जैसे कि सिस्टीन है। सिस्टीन ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स करती है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है बॉडी में एंटीजन के अगेंस्ट सर्वप्रथम प्रकट होने वाली एंटीबॉडी जो है आईजीएम है। ये टोटल एंटीबॉडी का 5 से 10% होती है। सेडिमेंटेशन कांस्टेंट जो है 125 होता है। ये एंटीबॉडी आईजीजी की तुलना में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए अत्यधिक प्रभावशाली होती है। ये एंटीबॉडी भी बॉडी फ्लूइड की सुरक्षा करती है।
बॉडी फ्लूइड की प्रति सुरक्षा करती है। आईजीएम में जे चेन पाई जाती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है 10 होती है, ये पैराटाइप है जे चेन्स। डाइसल्फाइड वोल्ट है और ये हमारी पेंटामर आईजीएम है। फिर हम देखें जैसे कि आईजीए जो है हमारे टोटल एंटीबॉडी इसका कितना मतलब 10% होती है, जो डाइमर फॉर्म के अंदर होती है टेट्रावेलेंट। 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। ये एंटीबॉडी एपिथेलियल सेल को क्रॉस करके बॉडी सरफेस की सुरक्षा करती है। एपिथेलियल सेल को क्रॉस करके क्या करेगी, बॉडी सेल की को प्रोटेक्शन देती है, जैसे कि सलाइवा में, टीयर्स में, मिल्क में, कंजशन ऑफ फूड, इंस्पिरेशन, इनहेलेशन, नाजल पाथवे। फर्स्ट मिल्क जो है कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर प्रेजेंट होती है। बॉडी के सिक्रेशन हमें मुख्य रूप से एआईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है, जिसकी आईजीए एंटीजन बाइंडिंग साइट है, पैराटोप है, तो ये जेचेन है और ये आईजीए। आईजीडी देखें तो ये मोनोमर फॉर्म के अंदर होती है, बाइवेलेंट। 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। टोटल एंटीबॉडी का 0.5% भाग बनाती है। मोलिकुलर वेट जो होता है इसका 1,60,000 डाल्टन होता है। ठीक है। फिर हम देखें फंक्शन देखें हम, ये एंटीबॉडी मोलिकुलर मॉड्यूलेटर के रूप में कार्य करती है। ये बी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। आईजीडी के एफसी पार्ट पर प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम पेपेन पेप्सिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आईजीडी के एफसी पार्ट पर, आईजीडी जो है इसके एफसी पार्ट पर प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम पेपेन और पेप्सिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आईजीई देखें लेस देन 1% होती है। ये हीट इलेबिलिटी ताप के प्रति संवेदनशील होती है। एनर्जी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल रहती है। एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है, जैसे कि वेसोवेसन मास्ट सेल्स है, हिस्टामिन जो कि वेसोडाइलेशन कॉज करती है, जैसे कि अस्थमा है, फीवर है, इन्फ्लेमेशन है, वाटरिंग आईज है, स्नीजिंग है, एनाफाइलेरिटिस एनर्जी कॉज करती है। ठीक है।